अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। 10 मई को केपीके में ईटा के थ्रू सीटी का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2। जिस तरह के मैं 12 वीडियोस में बता चुका हूं कि ये पेपर हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि पेपर किस तरह का आता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और किस सब्जेक्ट में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जिन लोगों का भी अभी टेस्ट रहता है वो उन टेस्ट के सिलसिले में डाटा लेने के लिए, मटेरियल लेने के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो हम पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। पार्ट 2 है ये। इसमें पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। ये हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हम अमूमन क्या करते हैं कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। अगर हम इनका एलसीएम लें तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 6 आर 12, 6 1 आर 6, 3 4 आर 12, 4 2 आर 8 एंड 4 3 आर 12, 3 3 आर 9। अगर आप इनको जमा कर देंगे तो ये आपका बनेगा 23 और नीचे आ जाएगा 12। सो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटी क्लासेस के लेवल का। आप इसे 5-6 क्लास के लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 66 मीटर इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज 15 मीटर फाइंड द विड्थ ऑफ द फील्ड। अच्छा, अब आपके पास रेक्टेंगल की चारों साइड्स बराबर नहीं होती लेकिन आमने सामने वाली बराबर होती हैं। इसका जो पूरा पेरीमीटर बनता है, यानी कि जो टोटल ये साइड्स इसकी बनती हैं उसमें 2 लेंथ्स हैं और 2 आपके पास विड्थ्स हैं। तो अब आपको पता है कि जो इसका पेरीमीटर है वो 66 है। अगर आप इसकी 2 लेंथ्स की बात करें तो लेंथ है इसकी 15 मीटर और आपको इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो इसे आपने सॉल्व कर लेना है। 66 बराबर है 30, क्योंकि 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, प्लस 2w यानी कि 2 विड्थ्स। 30 को उधर ले जाकर अगर हम माइनस कर दें तो ये 36 रह जाएगा और ये 2 विड्थ्स है और 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें तो ये 18 रह जाएगा। यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास जो लेंथ है, अगर आप इसे कर लें ये 15 मीटर की है दोनों, 15 15 30, तो बाकी 36 रह गया ना, तो 18 18 की ये 2 होगी। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज इज 215 और अगर हमें उनका सम फाइंड आउट करना हो तो कैसे होता है। तो हमारे पास एवरेज निकालने का फार्मूला ये होता है कि सारी क्वांटिटीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब आपको एवरेज पता है 215 है, सम आपने फाइंड आउट करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 40 है। अब आपने क्या करना है, 40 को दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। जब 215 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8600, क्योंकि 200 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 आ जाएगा, 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 इज। चलें जी, एक सिंपल सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले इसका, हमने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला 6 आया। 2 3 आर 6, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 2 आर 6, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। अब आपने 6 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देना, 3x में से 2x को माइनस करेंगे x आ जाएगा, 6 को इधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। सो 48 इज द राइट आंसर। A rectangle WXYZ is 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। तो ये एक रेक्टेंगल है, हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं बल्कि। ये आपके पास इस तरीके से है, 45 मीटर लॉन्ग है, 35 मीटर वाइड है। अगर आपने पाथ कंस्ट्रक्ट करना हो इसकी इनर साइड पर और वो 3 मीटर की चौड़ाई पे हो तो आपने क्या करना है, यानी कि आपने इसके अंदर 3-3 मीटर हर तरफ से लेना है। तो आपने देखना है कि जो पाथ का एरिया कितना बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप आउटर रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। उसके बाद आपने इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस बड़े में से, इस पूरी रेक्टेंगल में से जब आप इसको माइनस कर देंगे इस वाली रेक्टेंगल को, तो बाकी ये वाला ऐसा रह जाएगा जो दोनों रेक्टेंगल्स के दरमियान है, यानी कि ये वाला एरिया। तो हमने इसी एरिया का, इसी पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए पहले इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करेंगे। अगर लेंथ इस तरह 45 है और आपने 3 इधर से और 3 इधर से कम कर दी तो अंदर वाली जो लेंथ है वो रहेगी 39, क्योंकि 45 से 2 दफा आपने 3 माइनस किया, 45 माइनस 3 माइनस 3। इसी तरह जो विड्थ है वो पहले 35 है लेकिन आपने 3 मीटर इधर से छोड़ दी,
3 मीटर इधर से छोड़ दी, तो ये आपके पास जब आप 35 में से 6 मीटर माइनस कर देंगे ये 29। तो इनर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 39 मल्टीप्लाई 29। अब आपके पास आउटर रेक्टेंगल का एरिया भी है, इनर का भी एरिया है। आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर के एरिया को माइनस कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 444 मीटर स्क्वायर। द रेशियो बिटवीन साइड्स ऑफ ट्राइएंगल आर। अच्छा, ये एक ट्राइएंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, कोई x, कोई y, कोई z। तो हमने उनके दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है। x रेशियो y है 3:4 और y रेशियो z है 6:7। तो हमने इसकी कंटिन्यूस रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब उसका तरीकेकार क्या होता है, आप इसको एक लेवल पर लाएं, उसके लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी आपके पास 12 हो जाएगा। इसको अगर आपने बराबर कर लिया है, दोनों को 12 में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब उससे आगे आपने क्या करना है, उससे आगे आपने अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 3 से कर दें, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से कर दें। तो 3 3 9, ये आपके पास ऑलरेडी 12 हो गया, ये 7 2 14। तो इनकी कंटिन्यूस रेशियो बन रही है 9:12:14। इस पूरे क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि वो रेशियो जो दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, आपने उसको सेम करना है। तो ये 4 और 6 थे, हम इसको सेम किस लेवल पे ला सकते थे, हम इन दोनों को 12 के लेवल पे ला सकते थे। तो हम इसके 12 पे लाने के लिए जो मल्टीप्लाई किया बाकियों को भी उसी से कर दिया। फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x इफ x/5 का प्रोपोर्शन हम ले रहे हैं 6:15 का। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 15। आपने ये 5 को भी दूसरी साइड पे ले जाना है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब 5 3 15 और 3 2 6, तो आपके पास आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। गिवन द प्रेशर ऑन द क्वांटिटी ऑफ गैस इन अ कंटेनर वेरीज इनवर्सली टू इट्स वॉल्यूम। हमें पता है प्रेशर जो होता है ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, या फिर हम इसे इस तरह लिख लेते हैं कि P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V। यहाँ पे K आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर हो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हो 25 मीटर क्यूब, तो इसे हमने फर्दर फाइंड आउट करना है, वैल्यू प्रेशर की फाइंड आउट करनी है जब वॉल्यूम आपके पास 20 मीटर क्यूब हो। आपको एक तरह की क्वांटिटीज दे दी गई है, उससे आपने दूसरे लेवल पे जाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप P इज इक्वल टू KV में ये वाली पहले वाली वैल्यूज पुट करेंगे। प्रेशर अगर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो K डिवाइडेड बाय 25। तो आपने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम ने आपस में किस कांस्टेंट की बेस पर वेरी करना है या चेंज होना है। अब आपको नेक्स्ट उन्होंने कहा है प्रेशर फाइंड आउट करें। अब आपको K की वैल्यू पता है और वॉल्यूम भी आपको 20 मीटर क्यूब दिया गया है, तो 250 को आपने डिवाइड करना है 20 से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 12.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रैक्शनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, हमने इसकी फ्रैक्शनाइजेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये रह जाएगा x² + 4x + 4। अच्छा, 2 तो बाहर वैसे का वैसे रहेगा। इनर साइड पे आप देख लें कि दोनों एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें 4 को x² के साथ, तो ये बनता है 4x²। हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है 2 हिस्सों में कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो भी 4x² आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम x² प्लस, हमें पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आता है, तो 2x + 2x कर देते हैं। अब है तो ये 4x ही, लेकिन हमने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया +4। अब आगे इसको आप सॉल्व कर लें, 2 इसमें से x कॉमन ले लें, x + 2, और आगे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, वो भी आ जाएगा x + 2। तो आपका ये इस तरह फर्दर सॉल्व हो गया कि 2x + 2 मल्टीप्लाई x + 2। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा इज 4 times as old as her daughter. After 12 years the sum of their ages will be 69. What is the present age of Ikra? अगर बेटी की उम्र x years है तो इकरा की 4x है, तो 12 साल के बाद बेटी की उम्र हो जाएगी x + 12 और इकरा की एज हो जाएगी 4x + 12 एंड इट इज इक्वल टू 69। अब आप इनको जमा कर लें, x + 12 + 4x + 12 इज इक्वल टू 69।
4x और x को जमा करेंगे 5x आ जाएगा, 12 को जमा करेंगे 24 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 69। 24 को इधर लाकर माइनस कर दें, ये रह जाएगा 45, और 5 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ गई 9। अब याद रखिए ये x की वैल्यू है 9, यानी कि बेटी की उम्र इस वक्त 9 साल है और इकरा की उम्र उससे 4 गुना ज्यादा है, यानी कि 36 साल। There is a direct variation between x square and y when x is equal to 7 and y is equal to 49. Find x when y is equal to 100. अच्छा, वैसे तो यहां पर इनका रिलेशन बन रहा है y is equal to k x square, चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो हम कर लेते हैं y is equal to x का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि अगर y आपके पास 49 है तो x का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब जो नई सिचुएशन है उसमें आपके पास है y is equal to x का स्क्वायर, x को फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू है 100, x स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, x विल बी इक्वल टू 10, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, 10 का अगर आप स्क्वायर लेंगे वो भी 100 आता है, -10 का लेंगे तब भी 100 आता है, तो ये दोनों तरह से आंसर ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, तो उसका मतलब यह है कि वो इवेंट होगा ही होगा, लाजमी होगा। इट इज सर्टन टू हैपन। अगर कहें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू हैपन, और अगर 1 हो तो उसका मतलब होता है 100% चांसेस है उस इवेंट के होने के। और ये 1 एज ए होल है, 1 आउट ऑफ 2 नहीं है, 1 आउट ऑफ 3 नहीं है। डिटरमिन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 2, a इज इक्वल टू 2, और जो उसकी 6th टर्म है an है, दैट इज इक्वल टू 27, और n आपको बताया गया कि छठी वैल्यू है, तो हमने फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, an की वैल्यू 27 है, a की 2 है, n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई d हो रहा है। अच्छा, 2 को इधर लाके माइनस कर दें, 25 रह जाएगा, ये इधर रह जाएगा 5d, 5 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर लें और आपका आंसर आ जाएगा 5। तो 5 का कॉमन डिफरेंस यहां पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। फाइंड x इफ log 12 स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो log 12 ऑफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो हमारे पास ये जो 12 स्क्वायर है ये असल में है 144, तो ये 144 जो है log वैल्यू, ये हमारे पास x आ रही है, तो यहां पर हम इसका स्क्वायर लेंगे 12 के अकॉर्डिंग, तो तब जाके ये आपके पास आएगा 144 के बराबर। तो आपका यहां पे राइट आंसर बन रहा है 12। A box whose length, breadth and height are 5, 2 and 3 centimeter respectively, its total surface area is। अच्छा, एक बॉक्स है, उसकी जो लेंथ, विड्थ और हाइट है। अब बॉक्स जो है वो 3 डायमेंशनल शेप है, तो कहीं से वो 5 सेंटीमीटर है, कहीं से वो 3 सेंटीमीटर है, कहीं से वो 2 सेंटीमीटर है, तो हमने उसकी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब एक बॉक्स कमरे की तरह है, उसकी 6 साइडें, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ऑपोजिट साइड्स इसकी वैसे भी बराबर होंगी, तो हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज डबल लेनी है क्योंकि एक जैसी हैं। तो एक तरफ हम ले लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दूसरी साइड पे ले लेते हैं विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और फिर हम ले लेते हैं हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 5 × 2 10, जमा विड्थ मल्टीप्लाई हाइट 2 × 3 6, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ यानी कि 3 × 5 15। तो ये आप इनको जमा कर लें, 15 6 21 और 10 31, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इसका भी सेम होगा, इसका फाइंड आउट करना है, इसका भी सेम होगा, सामने का फाइंड आउट करना है, पीछे वाले का भी सेम ही होगा। Which of these following statements is true about these numbers? अब आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं A, B और C। पिछले पेपर में भी हम इस तरह जैसा एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इस पर फार्मूला अप्लाई होगा जहां से हमने चेक करना है कि इससे अगर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाई जाए तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी। तो यहां पर आपका जो फार्मूला लगना है इसके लिए वो यहां पर ये है। आपने डिस्टेंस चेक करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो उसके लिए ये आप फार्मूला लगाएंगे x² - x1 का स्क्वायर प्लस y² - y1 का स्क्वायर, उसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपको आइडिया दे देता हूं कि आपके पास है x² - x1 का स्क्वायर प्लस
2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको ए बी के लिए करते हैं तो आपने ए बी पॉइंट्स के लिए इसको करना है। तो फॉर एग्जांपल बी को, ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो आपने x2 में से x1 को माइनस करना है। 9 में से उसके, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है। अच्छा, तो 9 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो 7 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 3 को माइनस करें फिर 7 का स्क्वायर, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आएगी 49 प्लस 49 98 का स्क्वायर रूट। अब इसी को सॉल्व करें बीसी के लिए, तो बीसी के लिए आपके पास, ये मैं अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए इसको फर्दर कर देता हूं कि बीसी के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू 10 आएगी, और एसी के लिए करेंगे तो 170। तीनों साइड्स की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके पास स्केलीन ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं हो रही। तो ये नहीं बल्कि ये आपका राइट आंसर है। द पॉइंट्स फॉर्म अ स्केलीन ट्राइंगल। आइसोस्केलिस के लिए तो कम से कम दो साइडें बराबर होनी चाहिए थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज किस उम्र में किया? तो 30 साल की उम्र में किया। सैयद मोहम्मद राशिद रोजा दहनी रहमतुल्लाह अलैह कहां पैदा हुए? आप खैरपुर सिंध में पैदा हुए। हदीस मुबारका की रूह से अल्लाह ताला इस्तगफार करने वालों को कहां से रिज़्क़ अता करता है? जहां से वो सोच भी नहीं सकते। ग़ज़वा बदर के मौका पर मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? कमोबेश 82 थी, बाकी के अंसार थे औस और खजरज से। नमाज इस्तिस्का किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है? ये नमाज बारिश तलब करने के लिए पढ़ी जाती है। आगे पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज होगी जिसमें फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में और इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड के बारे में उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए। तो इसको हम कहते हैं केस स्टडी। विच टीचिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम एंड एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फेसिंग द प्रॉब्लम, यानी कि जिस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हो रही है उसका एटीट्यूड कैसा है और प्रॉब्लम क्या है, तो इसे हम केस स्टडी का नाम देते हैं। Which of the following is not one of the E components in 5 E's lesson planning model? Lesson planning model में 5 E होते हैं और उनमें engage भी आता है, explain भी आता है, evaluate भी आता है, execute नहीं आता, बल्कि इसकी जगह दो और हैं। एक तो आपके पास elaborate है और एक आपके पास explore है। तो ये टोटल 5 बनते हैं, engage, explore, explain, elaborate और evaluate। तो आपने पांचों के नाम याद कर लेने। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा जा सकता है। Which motivational theory is notable? कौन सी थ्योरी है जो बहुत मशहूर है क्योंकि ये कनेक्ट करती है आपकी अचीवमेंट्स को और एजुकेशन को, बल्कि उसके साथ साथ ये इंपैक्ट जो होता है स्टूडेंट की वेलफेयर और वेलबींग का, उसकी बेसिक नीड्स को फोकस करते हुए। तो कौन सी मोटिवेशन थ्योरी है जो इस लिहाज से मशहूर है कि वो अचीवमेंट्स और एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट के फायदे के लिए और उसकी बेसिक नीड्स को फोकस करती है? तो ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। ये मैस्लो की थ्योरी बहुत फेमस है। इसमें स्टूडेंट की ये बेसिक नीड्स डिस्क्राइब की जाती हैं कि स्टूडेंट की सबसे बेसिक नीड होती है फिजियोलॉजिकल, जिसमें फूड, वाटर और शेल्टर चाहिए, फिर सेफ्टी नीड है, फिर लव नीड्स हैं, फिर स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं। और ये सारी चीजें समझाई गई हैं हमारे पेडागोजी के लेक्चर्स में, जो आप लोग हमारे ही यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर पेडागोजी से क्वेश्चन है, क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान्स आर टिपिकली क्रिएटेड फॉर वेरियस क्लासरूम एनवायरनमेंट्स। अब प्लान तो सारे एनवायरनमेंट्स के लिए बनता है, लेकिन इस पर कुछ चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस डालती हैं, और वो चीजें क्या होती हैं? वो होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि क्लासरूम सारे एक जैसे होते हैं, क्लासेस एक जैसी होती हैं, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मैटर कर रहे होते हैं। From which two Greek words is the term psychology प्राइमरीली डिराइव्ड? तो साइकोलॉजी दो अल्फाज हैं आपके पास, एक साइकी है, एक लोगोस है। साइकी साउल है और लोगोस स्टडी है। अकॉर्डिंग टू वॉम, डज एन इंडिविजुअल्स पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड और देयर स्कीम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड रियलिस्टिक एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? तो ये बात किसने कही थी जिसके मुताबिक हर डेवलपमेंटल स्टेज पर जाकर जो हमारी पर्सनल रिप्रेजेंटेशन होती है दुनिया में वो बड़ी कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक हो जाती है? तो ये जीन पियाजे की थ्योरी है, जिसके मुताबिक 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल के बच्चे की, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये उनकी एज लिमिट भी साथ साथ लिखी है,
सेंसरी मोटर की 2 साल तक है, फिर उससे आगे 7 साल तक प्री ऑपरेशनल है, 11 साल तक कंक्रीट ऑपरेशनल है और 12 साल तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ड्यूरिंग एडोलिसेंस 12 से 17 साल का ये जो एज गैप होता है, इसमें कौन सी साइकोलॉजिकल स्टेज होती है? एरिक्सन के मॉडल के अकॉर्डिंग तो ये आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन की स्टेज होती है। ये आप देख सकते हैं, ये एरिक्सन की स्टेजेस हैं जो उसने डिस्क्राइब की हैं। इसमें पहली स्टेज है 18 महीने तक, दूसरी 3 साल तक, तीसरी 5 साल तक, चौथी 13 साल तक, पांचवी हमने 12 से 17 का है, यहाँ पे 13 से 21 लिखा है। ये कम और बेश सेम एज गैप ही बनता है और मुख्तलिफ बुक्स में आपको थोड़े बहुत फर्क के साथ सेम ही मिलेगा। ये छठी और ये 7वीं और ये फाइनली 8वीं। ये हमने यहां पर बात की 12 से 17 साल की जो एज गैप होता है तो उसमें स्टेज चल रही होती है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन की। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ चेंज अकर्स थ्रू द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। जब आप कोई चीज प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उसे आप लर्निंग का नाम देते हैं। विच पार्ट ऑफ द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई दैट रिक्वायर मूवमेंट फॉर एडजस्टमेंट। तो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को ऑब्जर्व करना और फिर उसको समझना और उसके लिए मूव करना, तो ये कौन सी स्टेज होती है? ये परसेप्शन की स्टेज कहलाती है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ये सबसे आपको बेसिक लेवल की स्टेज नजर आ रही होगी। Who initiated the Commission on National Education in Pakistan in 1959? तो 1959 में नेशनल एजुकेशन पे जो कमीशन इनिशिएट किया था ये जनरल अयूब खान ने किया था और उसका हेड बनाया था एसएम शरीफ को। तो आपने दोनों बातों में फर्क रखना है कि हेड किसे बनाया गया और इनिशिएट किसने किया। अर्थक्वेक्स जो होते हैं ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के लिए और कौन सा नाम यूज होता है? ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं ये चूंकि इस वे में चलती हैं तो इन्हें हम सेकेंडरी या एस वेव्स का नाम देते हैं। इसके मुकाबले में जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो बैक एंड फोर्थ चल रही होती हैं, आगे और पीछे की तरफ, और बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं ये वाली, इनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। तो पहले ये रन होती है, उसके बाद बारी आती है एस वेव्स की, सेकेंडरी वेव्स की, या फिर इन्हीं को आप ट्रांसवर्स वेव्स भी कह सकते हैं। Which one of the following term is used to describe the base pairing rule in DNA? DNA में एडिनिन थायमिन के साथ बॉन्ड करती है, थायमिन एडिनिन के साथ बॉन्ड करती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ। और ये हमेशा ऐसे ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होती। अगर चेंज हो तो मिस्टेक या एरर काउंट होता है। तो ये चीजें किस रूल के अकॉर्डिंग है? ये कंप्लीमेंटेरिटी, क्योंकि एडिनिन कंप्लीमेंट है थायमिन का और गुआनिन कंप्लीमेंट है साइटोसिन का। When oil and petrol spread over water surface, तो उससे क्या होता है? उससे फिर सनलाइट नीचे कम जाती है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक है। The number of ozone molecules that can be destroyed by one chlorine atom is, तो 1,00,000 कमोबेश जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं ओजोन के, वो तबाह हो जाते हैं क्लोरीन के एक एटम से, और उससे फिर जो फजा में ओजोन डिप्लीशन है वो होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आपका टेस्ट अभी होना है और आप ये चीजें समझ रहे हैं कि किस तरह से ये एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे हम पढ़ाते रहे पिछले सेशंस में, तो यही चीजें हमने पढ़ाई थी। जिन्होंने वो तैयार कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पेपर भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो अगर आप ये मटेरियल हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, ताकि आप इन टाइम वो मटेरियल लेकर अपनी तैयारी को रीएस्टैब्लिश कर लें। और जिनका अभी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होना है वो भी रहनुमाई के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ही राब्ता करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।